हिंदी दर्शन में आपका स्वागत है। हम 11वीं 12वीं की कक्षा में चलने वाली हिंदी साहित्य का जो संक्षिप्त इतिहास पुस्तक है उसका अध्ययन कर रहे हैं। साथ ही साथ हम आपको प्रश्न कहाँ से और कैसे बनते हैं इसका विश्लेषण भी आपको बताते जा रहे हैं। आप जैसे जैसे हम आपको पढ़ाएंगे वैसे वैसे नोट्स तैयार करते जाइएगा। तो आइए हम आगे पढ़ते हैं। कल हमने यहाँ तक जाना था कि ये जो पंक्ति है ये है अवहट भाषा में रचित है और किसकी है, विद्यापति की है। आगे देखते हैं। अपभ्रंश भाषा के विभिन्न क्षेत्रीय रूपों एवं बोलियों से ही हिंदी भाषा का उद्भव हुआ। अपभ्रंश भाषी कवियों एवं दार्शनिकों, सिद्धाचार्यों, जैनाचार्यों एवं नाथ समुदाय के अनुयायियों से ही अपभ्रंश भाषा का प्रचार एवं प्रसार हुआ। हर्षवर्धन के शासनकाल के पश्चात अपभ्रंश का प्रचार तेज गति से बढ़ा। अतः हिंदी का प्रारंभिक काल अपभ्रंश साहित्य में ही दिखाई दिया। इसी काल के 84 सिद्धों में हिंदी का रूप निखर कर आया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी को ग्राम्य अपभ्रंश का विकसित रूप माना है। ये इसे आप नोट कर लीजिए कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी को ग्राम्य अपभ्रंश का विकसित रूप माना है। तत्कालीन सिद्धाचार्यों के लोक भाषा में ही लिखना प्रारंभ किया, क्योंकि कोई कविता या काव्य रचना जन भाषा में लिखने से ही बहुश्रुत बनती है और ख्याति प्राप्त करती है। अपभ्रंश भाषा के हेमचंद्राचार्य, ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि अपभ्रंश भाषा के हेमचंद्राचार्य ने सबसे पहले अपभ्रंश भाषा का व्याकरण शब्दानुशासन लिखा। ये कई बार परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है कि जो शब्दानुशासन है यह किसकी रचना है, हेमचंद्राचार्य की है। किस भाषा में है, अपभ्रंश भाषा में लिखित है और यह 12वीं शताब्दी के आसपास के समय में लिखा हुआ एक भारी व्याकरण ग्रंथ माना जाता है, जिसमें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों भाषाओं का समावेश मिलता है। तो क्या याद रखेंगे कि हेमचंद्र ने सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन की रचना की, जो एक व्याकरण ग्रंथ है जिसमें संस्कृत, प्राकृत एवं अपभ्रंश भाषा का समावेश किया गया है। इसका जो समय है यह 12वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है और यह अपभ्रंश भाषा में लिखित रचना है। आगे देखते हैं। किंतु हेमचंद्राचार्य से पूर्व ही सिद्धाचार्यों ने अपनी रचनाएं प्रस्तुत कर दी थी। अपभ्रंश भाषा का इतिहास बताता है कि हिंदी अपभ्रंश के आंचल में पली बड़ी है। हिंदी किसके आंचल में पली बड़ी है, अपभ्रंश भाषा के आंचल में। यही प्रारंभिक हिंदी की बुनियाद है। उदय नारायण तिवारी ने लिखा है कि आचार्य हेमचंद्र के पश्चात 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में आधुनिक भारतीय भाषाओं के अभ्युदय के समय 15वीं शताब्दी के पूर्व तक का काल संक्रांति काल कहलाता है, जिसमें भारतीय आर्य भाषाएं धीरे धीरे अपभ्रंश की स्थिति को छोड़कर आधुनिक काल की विशेषताओं से युक्त होती जा रही थी। मिश्र बंधुओं ने अपने मिश्र बंधु विनोद में हिंदी साहित्य के आदिकाल की विवेचना करते हुए अपभ्रंश के साहित्य को प्रधान स्थान दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में अपभ्रंश और प्राकृत की अंतिम अवधारणा से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना। आचार्य शुक्ल ने भी कहाँ से माना हिंदी साहित्य का आरंभ, अपभ्रंश और प्राकृत की अंतिम अवधारणा से। डॉक्टर नामवर सिंह ने लिखा है, देश धीरे धीरे इतना बढ़ा कि 13वीं सदी के तक आते आते अपभ्रंश के सहारे से ही पूर्व और पश्चिम के देशों ने अपनी बोलियों का स्वतंत्र रूप प्रकट कर लिया। इसके भौगोलिक परिप्रेक्ष्य को देखें तो लगता है हिंदी का क्षेत्र 2 भागों में बट गया, प्रथम पश्चिमी हिंदी और द्वितीय पूर्वी हिंदी। अपभ्रंश का साहित्य हिंदी के जन्म के कारण बना। हिंदी साहित्य की परंपरा को देखें तो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार अपभ्रंश से ही क्षेत्रीय रूपों में परिवर्तित होने वाली बोलियों से हिंदी रूप का विकसित हुआ। अपभ्रंश अर्थात शोरसेनी अपभ्रंश पैसाची, ब्राचड़, महाराष्ट्री, मागधी और अर्धमागधी के रूपों में प्रसारित हो रही है। अपभ्रंश किस रूप में प्रसारित हो रही है, शोरसेनी अपभ्रंश, पैसाची, ब्राचड़, महाराष्ट्री, मागधी और अर्धमागधी।
तो जो शोरसेनी अपभ्रंश है इससे पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती का विकास हुआ। फिर हम देखते हैं पैशाची। पैशाची से सिंधी, लहंदा और पंजाबी। महाराष्ट्री से मराठी। मागधी से बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया। और फिर बचती है अर्धमागधी। अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी। ये आप ध्यान में रखेंगे, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि शोरसेनी से कौन सी भाषाओं का उद्भव हुआ? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती। फिर पैशाची से सिंधी, लहंदा और पंजाबी। फिर महाराष्ट्री से मराठी। मागधी से बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया। और अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी का। तो आगे देखते हैं, इनकी उपभाषाएं एवं मुख्य बोलियों से ही हिंदी का उद्भव माना जाता है, जिसका सामान्य परिचय इस प्रकार है। अपभ्रंश की क्षेत्रीय भाषाएं जिनसे हिंदी का उद्भव हुआ, शोरसेनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश और अर्धमागधी अपभ्रंश। शोरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती। मागधी अपभ्रंश से बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया। और अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ। अब हम शोरसेनी अपभ्रंश की उपभाषाएं और बोलियों को देखते हैं। यहाँ से प्रश्न सर्वाधिक पूछा जाता है। जो उपभाषाएं हैं वो है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं खड़ी बोली, जिसे कोरवी भी कहते हैं, ब्रजभाषा, बुंदेली, हरियाणवी या बांगरू और कन्नौजी। इसे आप याद रखेंगे। पश्चिमी हिंदी की खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी और कन्नौजी। फिर जो अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी निकलती, और पूर्वी हिंदी अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इसका आप सूत्र याद रखेंगे, ए, बी और सी। तो पूर्वी हिंदी अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी में मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। पहाड़ी की पश्चिमी पहाड़ी और मध्यवर्ती पहाड़ी। बिहारी की मैथिली, मगही और भोजपुरी प्रमुख बोलियां हैं। इस प्रकार 5 उपभाषाओं की 18 बोलियों का वर्णन यहाँ हिंदी में किया गया है। अब हम एक एक कर बोली का अध्ययन करते हैं, जिसमें सबसे पहले जिस बोली का अध्ययन कर रहे हैं वह है खड़ी बोली। खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी की बोलियों में पहला स्थान खड़ी बोली का ही है। प्राचीन काल में हस्तिनापुर में कौरव वंश का शासन होने से इसको कोरवी भी कहते हैं, और इसको कोरवी को कहने वाले जो इतिहासकार हैं वो है राहुल सांकृत्यायन और भोलानाथ तिवारी। इस बोली का जो क्षेत्र है वह है दिल्ली, गाजियाबाद, देहरादून, मुरादाबाद, सहारनपुर के आसपास का क्षेत्र आपको प्रत्येक बोली का ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न कई बार बनाया जाता है कि कौन से स्थान पे कौन सी बोली बोली जाती है और कौन से स्थान पर कौन सी बोली नहीं बोली जाती है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में आपको स्थान दे दिए जाते हैं और एक अलग नाम दे करके क्षेत्र पूछ लिया जाता है। यह बहुप्रचलित बोली रही है। इसमें लोक नाटक, कहानी, लोक काव्य व गीत आदि की रचनाएं हुई। यह देवनागरी लिपि में लिखी जाने लगी। मध्यकाल में आते आते इसमें अरबी फारसी के शब्द भी सम्मिलित हो गए। यह हिंदुस्तानी के नाम से जानी गई। इसमें संस्कृत की तत्सम शब्दावली का बाहुल्य है। यह ठेठ हिंदी की सबसे निकट की बोली है। वर्तमान में हिंदी जो काव्य है वह खड़ी बोली में ही लिखा जा रहा है। एक और विशेष बात जो आप ध्यान रखेंगे, खड़ी बोली, ब्रजभाषा और अवधी, इन तीनों बोलियों की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनको भी आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ दिया हुआ नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ। खड़ी बोली में यह आकारांत प्रधान बोली है, जैसे आना, खोटा, लोटा आदि। इसके अलावा इसमें व्यंजन की द्वित्व की प्रवृत्ति पाई जाती है, अर्थात बेटा, बापू, गड्डी, ऊपर, ये द्वित्व वर्ण किसमें पाए जाते हैं? खड़ी बोली में। खड़ी बोली में नए के स्थान पर नए का प्रयोग होता है, जैसे खाना की जगह खाना, जाना की जगह जाना। अब हम देखते हैं अगली बोली के विषय में, हरियाणवी। हरियाणा प्रदेश की बोली होने के कारण इसे हरियाणवी कहते हैं। इसमें भी द्वित्व वर्णों की प्रधानता पाई जाती है, हरियाणवी में भी। यह
चंडीगढ़ के आसपास पटियाला, अंबाला, हिसार और रोहतक के क्षेत्र में बोली जाती है। कहीं कहीं इसमें पंजाबी भाषा का पुट भी आ जाता है क्योंकि यह पंजाब प्रांत के निकट है। यहाँ के लोक साहित्य में यह बहुत प्रचलित है। इसे ग्रामीण क्षेत्र में वांगरू के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पूछा जा सकता है कि हरियाणवी जो बोली है उसको दूसरे किस नाम से जाना जाता है, वह है वांगरू के नाम से। कन्नौजी, कानपुर के आसपास का जो क्षेत्र है कन्नौज प्रदेश कहलाता है। इसका प्रभाव कानपुर, पीलीभीत, इटावा, शाहजहाँपुर, फर्रुखाबाद व हरदोई क्षेत्र है। ये क्षेत्र आप रट लेंगे प्रत्येक बोली का। ब्रजभाषा के शब्दों के समान शब्द एवं बोलने का जो लहजा है उसके कारण इसको ब्रज जैसी ही समझते हैं, किंतु यह ब्रजभाषा से भिन्न है। यहाँ कान्य कुब्जी ब्राह्मणों का बाहुल्य है, इसलिए इसे कन्नौजी भी कहते हैं। अब हम देखते हैं ब्रजभाषा। ब्रजभाषा ब्रज मंडल, मथुरा, वृंदावन की प्रमुख बोली होने के कारण इसे ब्रजभाषा कहते हैं। सुरसेनी अपभ्रंश का मध्यवर्ती रूप इसमें झलकता है क्योंकि सुरसेन प्रदेश की यह प्रमुख बोली रही है। ब्रज का क्षेत्र विस्तार विशाल है। आगरा, अलीगढ़, बरेली, मथुरा, एटा, मैनपुरी, धौलपुर और भरतपुर स्थान के। ये भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान के कौन से क्षेत्र में, तो धौलपुर भरतपुर में। इसके अलावा आगरा, अलीगढ़, बरेली, मथुरा, एटा और मैनपुरी आदि इस बोली के क्षेत्र में आते हैं। हिंदी जगत में ब्रज का साहित्य अधिक लोकप्रिय होने के कारण यह लोगों में बहु प्रचलित है। सूरदास, नंददास, केशव, बिहारी, घनानंद, पद्माकर, देव तथा अष्टछाप व अन्य कवियों की रचनाएं इसी ब्रजभाषा में मंडित हैं। यह मन को मोहने वाली मीठी बोली होने के कारण जनप्रिय हो गई है। ब्रजभाषा की प्रमुख विशेषता है इसकी ओकारांत प्रवृत्ति, जैसे आयो, गयो, खायो, कारो, पीरो, अच्छो, बुरो आदि। उत्तम पुरुष एक वचन में हो का प्रयोग मैं के लिए ब्रजभाषा में किया जाता है, जैसे हो ना जातू, मैं नहीं जाता। किस भाषा की विशेषता है? ब्रजभाषा की। क्यों के स्थान पर चों का प्रयोग ब्रजभाषा में मुख्यतः मिलता है, जैसे तुम क्यों नहीं आए, अर्थात तुम क्यों नहीं आए। भूतकाल की सहायक क्रिया के लिए हो, ही, हे का प्रयोग यहाँ देखने को मिलता है, जैसे वो जातु हो, वह जाता था। भविष्य काल की क्रियाओं में गए वाले रूप यहाँ चलते हैं, आएंगे, खाएंगे आदि। अब हम देखते हैं बुंदेली। बुंदेली राजाओं के बुंदेलखंड की बोली होने के कारण इसे बुंदेली कहते हैं। इसका प्रदेश जो है ओरछा, झांसी, छतरपुर, सागर, ग्वालियर, होशंगाबाद, हमीरपुर के आसपास का क्षेत्र है। इसके क्षेत्र को कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। इसका क्षेत्र है ओरछा, झांसी, छतरपुर, सागर, ग्वालियर, होशंगाबाद और हमीरपुर। झांसी और छतरपुर और ओरछा सबसे ज़्यादा पूछे हुए क्षेत्रों के नाम हैं इस भाषा बोली के। बुंदेली में लिखी गई आहलाखंड एक सुप्रसिद्ध रचना है। उसकी ओजस्वी शैली मन में जोश भर देती है। आला की शब्दावली बुंदेली से काफ़ी मिलती जुलती मानी जाती है। बुंदेली में साहित्य की रचना कम हुई है, लोक साहित्य इसमें हमें देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं अवधी। पूर्वी हिंदी की बोलियों में सबसे पहला स्थान अवधी का है। पूर्वी हिंदी की बोलियों में सबसे पहला स्थान किसका है? अवधी का है। यह प्रश्न पूछा जा सकता है। यह अयोध्या के आसपास की बोली है। अयोध्या का वर्तमान नाम अवध प्रदेश है। तुलसी की रामचरितमानस अवधी की प्रसिद्ध कृति है। इसका प्रसार अयोध्या, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, सीतापुरा, फैजाबाद, बाराबंकी आदि क्षेत्रों में है। तुलसी और जायसी इस भाषा के प्रसिद्ध कवियों में गिने जाते हैं। सूफी कवियों की रचनाएं अवधी भाषा में ही रची गई हैं, जैसे मुल्ला दाऊद की चंदायन, कुतुबन की मृगावती, मंझन की मधुमालती और जायसी की पद्मावती। ये अवधी भाषा की रचनाएं हैं। अवधी भाषा की अगर विशेषताओं को हम देखें तो अवधी में ऐ के स्थान पर आई हो जाता है और औ के स्थान पर औ हो जाता है। जैसे ऐसा के स्थान पर ऐसा, ये ऐसा, ऐसा के स्थान पर क्या हो जाएगा? ऐसा हो जाता है।
और औरत के स्थान पर औरत हो जाता है अवधि में। अवधी भाषा के कुछ ध्वनि परिवर्तन के भी नियम हैं, जैसे ण का न गुण हो जाता है। अवधि के दो प्रत्यय विशिष्ट हैं, इया वा और यथा। इया वा और यथा, जैसे डिब्बी डिबिया, घाट का खटिया, बिल्ली का बिलैया आदि। ये अवधी भाषा की प्रमुख विशेषताएं हैं। बोलचाल की जो आधुनिक अवधि है वह खड़ी बोली से प्रभावित अवधि है। अब हम देखते हैं बघेली। रीवा नरेश में कभी बघेल राजाओं का साम्राज्य रहा था, इसलिए इसे बघेलखंड के नाम से जानते हैं और यहाँ बोले जाने वाली भाषा को बघेली कहते हैं। अर्धमागधी अपभ्रंश की पूर्वी हिंदी से इसकी उत्पत्ति मानते हैं। यहाँ रीवा, सतना, मेहर, नागौर, जबलपुर आदि इसके क्षेत्र हैं। कुछ भाषा वैज्ञानिक इसे अवधि की ही एक उपबोली मानते हैं। बघेली को अवधि की ही उपबोली कुछ लोग मानते हैं। अब हम देखते हैं छत्तीसगढ़ी। मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ कहलाता है। इसे अलग राज्य का दर्जा भी मिल गया है। यह बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, कांकेर व नंदगांव के आसपास बोली जाती है। छत्तीसगढ़ का लोक साहित्य अपने आसपास के अंचल में ही प्रचलित है। इसका कोई विशिष्ट साहित्य उपलब्ध नहीं है। मारवाड़ी को पश्चिमी राजस्थानी भाषा के बोली के नाम से जाना जाता है। जैसे जोधपुर, फलोदी, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर, पाली, सिरोही, अजमेर, किशनगढ़ के कुछ हिस्से यह बोली बोली जाती है। लोक साहित्य में मीरा के पद तथा रासो साहित्य डिंगल भाषा में पाया जाता है, जो मारवाड़ी बोली में रचित है। डिंगल का आशय है, डिंगल राजस्थानी किसके साथ? मारवाड़ी के साथ। और पिंगल राजस्थानी के साथ राजस्थानी प्लस ब्रज अर्थात पिंगल। ये आप ध्यान में रखेंगे, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। अब हम देखते हैं जयपुरी। ढूंढाड़ी, जयपुरी को ढूंढाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान के पूर्वी भाग जयपुर, टोंक, डिग्गी, मालपुरा, किशनगढ़ आदि में इसे ढूंढाड़ी कहते हैं। इसकी एक शाखा हाड़ौती के नाम से भी जानी जाती है। तो हाड़ौती जयपुरी या ढूंढाड़ी की ही एक शाखा हो गई, जो झालावाड़, कोटा, बारां और हाड़ौती क्षेत्र में बोली जाती है। इसमें लोक साहित्य प्रचुर मात्रा में मिलता है। मेवाती उत्तरी राजस्थान में मेव जाति के इलाके में यह प्रतिनिधि बोली है। इस प्रदेश को मेवात क्षेत्र भी कहते हैं। इसका विस्तार अलवर, भरतपुर, गुड़गांव, करनाल आदि में है। मेवात प्रदेश की बोली होने के कारण इसे मेवाती कहते हैं। इसकी एक मिश्रित बोली भी है जिसे अहीरवाटी कहते हैं। मालवी राजस्थानी के दक्षिणी भाग मालवा प्रदेश में बोली जाती है। इसका क्षेत्र उदयपुर, चित्तौड़, मध्य प्रदेश की सीमा से लगे इंदौर, रतलाम, भोपाल, देवास, होशंगाबाद तथा उसके आसपास का क्षेत्र है। सोरसेनी अपभ्रंश के विकसित रूप इस बोली का लोक साहित्य प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। भोजपुरी बिहार राज्य के भोजपुर क्षेत्र के आधार पर इस बोली का नामकरण किया गया है। इसका विकसित रूप बनारस, शाहाबाद, आजमगढ़, गोरखपुर, बलिया, मिर्जापुर, जौनपुर, चंपारण व सारण के आसपास का क्षेत्र है। इसका मुख्यतः लोक साहित्य मिलता है, किंतु हिंदी जगत के सितारे भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद इसी क्षेत्र में रहने वाले थे। मगही बिहार के मगध प्रदेश की बोली होने के कारण इसका नाम मगही है। मागधी अपभ्रंश की यह विकसित बोली है। यह पटना, भागलपुर, हजारीबाग, गया, पलामू आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। इसमें लोक साहित्य बहुत लिखा गया है। मैथिली यह मागधी अपभ्रंश की विकसित बोली है। इसका क्षेत्र मिथिला प्रदेश होने के कारण इसे मैथिली कहते हैं। यह दरभंगा, पूर्णिया, मुंगेर, मुजफ्फरनगर आदि में बोली जाती है। मुजफ्फरपुर ये इसका क्षेत्र हो गया। यहाँ का जो साहित्य है वह बहुत संपन्न है। यह वाणी की मधुरता के कारण बहुत मीठी है। विद्यापति जैसे कवि यहाँ के रससिद्ध कवि हैं। गोविंद दास, हरिमोहन झा तथा रणजीत लाल इसके प्रसिद्ध
साहित्यकार हैं मैथिली के। पश्चिमी पहाड़ी, यह शोरसेनी अपभ्रंश की विकसित बोली है। यह हिमाचल प्रदेश में शिमला, मंडी, धर्मशाला व अम्बाला के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। अब हम देखते हैं मध्यवर्ती पहाड़ी, गढ़वाली और कुमायूनी। इस बोली का क्षेत्र गढ़वाल प्रदेश है। यह गढ़वाल व कुमाऊं में बोली जाती है। छायावाद के प्रसिद्ध कवि सुमित्रानंदन पंत जी इस क्षेत्र के हैं। मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र की बोली होने के कारण इसे मध्यवर्ती पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। यह शोरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। उत्तरांचल का कुमाऊं क्षेत्र कुमाऊनी बोली का क्षेत्र है। नैनीताल, अल्मोड़ा, रानीखेत में यह बोली बोली जाती है। आज के लिए हम इतना ही देखेंगे। कल हम हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रयोजन इसके विषय में पढ़ेंगे। धन्यवाद।